तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम इसमें समझेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूले और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो के साथ। रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू क्वान्टिटीज़ इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वान्टिटी इज ऑफ अदर. In other words, you can say it is a tool to compare two or more number of same quantities. Thus, the ratio A to B is the fraction A by B, which can be written as A raised to B, where A equal to antecedent and B equal to consequent. तो देखिए बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो रेशियो होता है वो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? तुलना। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर आप तुलना किसकी करेंगे? टू क्वांटिटीज़ की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दो क्वांटिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट की क्वांटिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर मान के चलिए आपके पास दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, इनके वेट की हमें क्या करनी है बच्चों? तुलना करनी है। ठीक है, तो दोनों का जो वेट है वो केजी में ही होना चाहिए। ठीक है, केजी में अगर दोनों का वेट होगा तब हम इनकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि यदि हम इनके एज को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका जो एज है वो ईयर्स में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इनका क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये यूनिट्स हैं केजी और ईयर्स, ये क्या है? सेम यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जो दो क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, और इनको हम एक फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:9। ठीक है, यानी कि ए और बी उन दोनों की अगर एज का हम रेशियो पता करते हैं तो वो 5:9 है। तो 5:9 को बच्चों में 5/9 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है ना। क्या है बच्चों? ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि जो रेशियो है उसको आप एज ए फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट। और जो यहाँ पर आपको सेकंड टर्म दे रखा है, इस सेकंड टर्म को आप कहेंगे कंसीक्वेंट। क्या कहेंगे बच्चों? कंसीक्वेंट। ठीक है, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको जस्ट, क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक रेशियो दे दिया जाएगा और उसका एक नंबर आपको बता दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि बताइए अब इसका कंसीक्वेंट क्या होगा। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या यूज़ करना है? रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बच्चों? वहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि यदि हम किसी रेशियो को, ठीक है, ये देखिए, यदि मैं रेशियो ए टू बी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ, ए बाई बी की फॉर्म में, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसमें जो ए है वो आपका क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, और बी जो होता है आपका वो क्या होता है? कंसीक्वेंट होता है। ठीक है, तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कैलकुलेशन का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन होती हैं वो फास्ट कैलकुलेशन होने लगती हैं यदि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रहती हैं तो बच्चों आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यदि आप किसी रेशियो में, ठीक है, यदि किसी आप रेशियो में सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहता है? अनचेंज्ड होता है, यानी कि जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स unchanged if each one of its term is multiplied or divided by a same non-zero number। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो मान के चलिए मेरे पास a बाई बी, ये क्या है बच्चों? रेशियो है। ये मेरे पास एक रेशियो है a बाई बी। तो
तो यदि इसमें मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, लेकिन जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि a⁻b यानी कि a/b को मैं मान लेता हूँ ये है 3/4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 2 के साथ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 × 2। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई करूँगा तो इसको ये कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगेन जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, देखिए ये था मेरा 3/4, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 6/8। लेकिन यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, यानी कि 2 से ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 3 से, और ये 2 से अगेन कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इसका ये जो है रेशियो ये 3/4 ही है, ठीक है। यानी कि इसके फाइनल रेशियो में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। जो इनिशियल रेशियो था वही हमारा क्या है, फाइनल रेशियो है। तो सेम इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान के चलिए 3/4, ठीक है, यानी कि जो मेरा 3/4 है, इसमें यदि मैं डिवाइड करता हूँ बाई 5, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किससे बच्चों, 5 से, तब भी इसका रेशियो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, यानी कि इसके रेशियो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ये करके देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, 3/5 करते हैं और इसको करते हैं 4/5, ठीक है। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए आप जानते हैं इंटीरियर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सटीरियर क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर, 3×5 हो जाएगा ये, और ये 5×4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी बच्चों ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कि आपको 3/4, ठीक है। तो देखिए ये था आपका इनिशियल रेशियो, ठीक है बच्चों, और ये है आपका फाइनल रेशियो। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके जो रेशियो का वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है आपका कि वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड का मतलब होता है बच्चों नो चेंज, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। कब, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, नॉन जीरो नंबर से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब वो नंबर, कोई भी जो नंबर आप जिसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि आप जीरो से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे फिर तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल मल्टीप्लाई और डिवीज़न करने पर ही इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि आपने इसमें सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और सेम वैल्यू को ऐड किया तब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, केवल ये 2 कंडीशन के लिए वैलिड है। फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या है, डिवीज़न, ठीक है। और किसी से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से। बाकी किसी दूसरे नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो इक्वल टू जीरो है, तब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों को क्या कहती है कि आपको डुप्लीकेट रेशियो पता होना चाहिए। ये एक टर्मिनोलॉजी है सिंपल, ठीक है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मान के चल लेते हैं कि हमारे पास 2 रेशियो हैं a/b। तो इस a/b का यदि मुझे डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका स्क्वायर कर देना है। यानी a का स्क्वायर कर देंगे आप, रेशियो रख देंगे b का स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बता सकता हूँ। देखिए एग्जांपल देखिए, मान के चलिए 3/4, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3² कर दूंगा, ठीक है। तो 3×3 = 9, 4×4 = 16। तो यही आपका क्या है बच्चों, डुप्लीकेट रेशियो है। तो हम कहेंगे 9/16 इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए
सेम सिमिलर तरीके से आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब भी यहाँ पर वही है कि आपको क्या करना है, यदि ए रेस टू बी का आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, उसका क्यूब निकाल देंगे, ए का क्यूब निकाल देंगे आप और बी का क्यूब निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यदि मैं ट्रिप्लिकेट रेशियो का एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो मैं इसी को देखिए कि ये रेशियो मुझे दे रखा है 3:4, तो इसका जब मैं डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करता हूँ तो वो कितना होता है 9:16। लेकिन इसी रेशियो का यदि मुझे ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब कर दूंगा, यानी कि 3 का क्यूब रेस टू 4 का क्यूब, ठीक है बच्चों। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 रेस टू 4 4 जा 16 और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, यानी कि 3:4 का आपका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा वो क्या होगा 27:64, ठीक है बच्चों। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन देखिए, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी कि दो रेशियोज़ को जब हम इक्वल रिलेशन में रखते हैं तो वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, आप ऐसे समझिए कि मेरे पास A:B, ठीक है, ये एक रेशियो है, एंड X:Y ये भी मेरा क्या है, एक दूसरा रेशियो। तो ये मेरा बच्चों रेशियो फर्स्ट है और ये मेरा रेशियो सेकंड है, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ कि अंडर सम कंडीशन, कि किसी कंडीशन के अंतर्गत R1 = R2 हो जाता है, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, ये R1 = R2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि A:B = X:Y, ठीक है, यही तो इसका मतलब। तो यहाँ पर हम इसको जो इक्वल के साइन है इसको चेंज कर सकते हैं किससे, प्रोपोर्शनलिटी साइन से, यानी कि A:B इज़ प्रोपोर्शनल टू X:Y। तो ये जो सिंबल होता है, ठीक है, 4 डॉट्स जो लगे हुए हैं, इसी सिंबल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल सिंबल, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ऐसे दे रखा हो तो उसको हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, A/B = X/Y, ठीक है, इसको ऐसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। और यदि आपको निचले वाला रिलेशन दे रखा है, यानी ये वाला, तो इसको भी आप मॉडिफाई करके बच्चों कैसे लिख सकते हैं, A/B = X/Y। तो किसी भी फॉर्म में दे रखा हो आप उसको ऐसे इक्वलिटी के रिलेशन में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका जस्ट इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपोर्शन बोलते हैं। यही इसका छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, मान के चलिए A:B, ये मेरे पास एक रेशियो गिवन है और इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, B² कर दूँगा, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे आप, ठीक है। दूसरा, यदि मुझे रेशियो A:B दे रखा है और इसका मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना है, √A/B करना है, ठीक है। यानी कि A और B को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद उसका √ फाइंड आउट कर लूँगा, तो वो इसका क्या होगा बच्चों, मीन प्रोपोर्शन होगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है, बट ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि आपको 3 रेशियो दे रखे हैं, मान के चलिए A:B:C, ठीक है। ये 3 क्या दे रखे हैं बच्चों, आपको रेशियो दे रखे हैं और आपको पता करना है कि फोर्थ रेशियो क्या होगा, यानी कि जो फोर्थ नंबर पे आने वाला रेशियो है वो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, B और C का मल्टीप्लाई करना है और A से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ से देखिए, ये जो है
ट्रिप्लिकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यदि आपको ये याद हैं तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस टर्म का मतलब, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। हालांकि यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं कि नवोदय में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। क्यों? क्योंकि ये थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो होप इन दोनों टर्म का मतलब आपकी समझ में आया होगा कि रेशियो का क्या मतलब होता है और प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 numbers are in the ratio 2:3. If 9 is added to each, they will be in the ratio of 3:4. The numbers are, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और उन दोनों नंबर का बच्चों रेशियो भी आपको दे रखा है, कितना है, 2:3 है। आगे क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या किया है, 9 को ऐड कर दिया है, कहाँ, दोनों में। ईच का मतलब 2 में भी उसको ऐड किया है और 3 में भी ऐड किया है। तो 9 को ऐड करने के बाद उनका रेशियो क्या है बच्चों, वो चेंज हो जाता है, और नया रेशियो आपको क्या मिलता है, 3:4 मिलता है। तो आपको पता करना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो हम मान लेते हैं लेट 2 numbers आर, ठीक है, जो नंबर आपको दे रखे हैं हम उनको क्या मान लेते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चों। एक्स एंड वाई हम उन नंबर को मान लेते हैं। तो इनिशियली आपको क्या दे रखा है, इनिशियली क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है कि x⁻² क्या है बच्चों, 2:3 है। इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे x/y = 2/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 को ऐड कर देते हैं तो नया रेशियो आपको 3:4 मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि x + 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई y + 9, इतना करने पर आपको जो नया रेशियो मिलता है बच्चों वो क्या मिलता है, 3/4। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 इक्वेशन बन के तैयार हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि इनका जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3x = 2 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, x = हो जाएगा मेरा 2y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये बच्चों मेरा क्या है, x का वैल्यू मिल गया। अब इस x वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, इस रिलेशन में पुट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे आसानी से वैल्यू मेरी मिल जाएगी x और y की। तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, 2y डिवाइडेड बाई 3 + 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई y + 9 = 3/4, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2y + 3 का इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ दे रखा है आपको नीचे y + 9, ठीक है बच्चों। ये किसके बराबर है, ये 3/4 के बराबर है। अब आपको ये आपको पता होगा कि हम यहाँ पर 1 कंसीडर कर सकते हैं, और ये इंटरनल टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है और इन एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए एक्सटीरियर टर्म का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है बच्चों, 2y + 27 डिवाइडेड बाई, और ये हमारे इंटीरियर टर्म्स, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3y + 27, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये किसके बराबर है हमारे, ये बराबर है 3/4 के, ठीक है। अब आपको इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 8y + 27 × 4 = 9y, ठीक है बच्चों, + 3 × 27, ठीक है।
देखिए ये मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है ये आगे चल के कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने इनको क्या किया है यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। तो देखिए आगे मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि देखिए 9 में से 8y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9y माइनस 8y, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट इन टर्म्स को रीअरेंज किया है, ठीक है। यानी कि देखिए 8y को इधर सेंड कर दिया है और 3 मल्टीप्लाई बाई 27 को इधर सेंड कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 9y में से 8y सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा कितना मिलेगा मुझे, y मिलेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ से मैं 27 कॉमन ले सकता हूँ, 27 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 3, ठीक है। यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है, ठीक है। 27 मैंने कॉमन लिया है, तो 27 कॉमन ले लिया, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1, आगे मिलेगा आपको 27, यानी कि जो y का वैल्यू है बच्चों वो कितना मिला है आपको, 27 मिला है, ठीक है। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर हमें रिलेशन में मिल जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 27 डिवाइडेड बाई 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है बच्चों। तो दो जो नंबर हैं, ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 18 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 27, ठीक है। और हमने कंसीडर क्या किया था कि हमारे दो नंबर कौन कौन से हैं, वो एक x है और एक दूसरा y है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे नंबर्स हैं वो क्या है बच्चों, 18 एंड 27। तो देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस सो डैट इट बिकम्स 3:4, ठीक है। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि 49:68 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये हमारा नया रेशियो निकल के आए वो बराबर हो जाए किसके, 3:4 के। तो इसका भी आपको सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आपको गिवन है, ठीक है, आपको गिवन है क्या 49 डिवाइडेड बाई 68, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी जो रेशियो होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि a⁻b है तो इसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये अभी मैंने जब थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको समझा रहा था रेशियो की, वहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 49:68 है इसको मैंने 49 डिवाइडेड बाई 68 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो सो दैट इट बिकम्स 3:4, यानी कि इनके न्यूमरेटर, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में मैं ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं। देखिए यहाँ ये एडिशन की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो नया रेशियो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाए, 3:4 के बराबर हो जाए, ठीक है। किसके बराबर हो जाए, 3:4 के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि लेट वी आर एडिंग x, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, x ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे मुझे क्या मिलेगा, 49 प्लस x 68 प्लस x, तो यहाँ से ये मुझे मिल जाएगा 3/4, ठीक है। ये एक रिलेशन बन के तैयार हो जाता है। अब आगे बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ 49 प्लस x इक्वल टू 368 प्लस x, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई 49 प्लस 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 68 प्लस 3x, ठीक है। अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 68 माइनस 4 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ तक मैंने, अभी जस्ट इसको रीअरेंज किया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाई 68 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 204 मिलेगा, और 4 मल्टीप्लाई 49 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 196 मिलेगा। ठीक है, अब आगे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँगा, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा x मिलेगा, और इसको आप अब आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर बचेगा बता 9, 9 में से 9 करेंगे तो 0 और ये 0। ठीक है, तो कह सकते हैं आप कि जो x का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यस, जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, ठीक है, वो यहाँ पर मैच कर जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो। देखिए यहाँ इन्होंने ये रेशियो दे रखा था, ठीक है, 49:68 इन्होंने दे रखा था। आगे ये कह रहे थे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करें। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, ये एडिशन की बात कर रहे थे। तो उस नए वैल्यू को ऐड करने पर इसका जो रेशियो है वो नया रेशियो क्या बन के आ रहा है 3:4। तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, लेट का मतलब होता है मान लेना, तो हमने माना कि यहाँ पर हम x ऐड कर रहे हैं, तो x को मुझे क्या करना था न्यूमरेटर में भी ऐड करना था और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना था। दोनों जगह जब मैंने x को ऐड किया तो ये मेरा क्या था नया रेशियो के बराबर हो जाएगा ये 3:4। आगे बस बहुत सिंपल था, आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और यही आपका क्या बच्चों करेक्ट आंसर है। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर वो क्या हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिवाइड ₹4000 अमॉन्ग ए बी सी सो दैट देयर शेयर्स मे बी इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। ठीक है, कहने का मतलब है ये आपको पैसे दे रखे हैं, कितने हैं ये बच्चों 4000, कितने रुपीज़ हैं ये 4000 रुपीज़ आपको दे रखे हैं। इसको आपको 3 लोगों के बीच में बांटना है। ठीक है, 3, तो ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इन तीनों में ये आपको बांटना है। लेकिन बांटना कैसे है कि ए को 5 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि 5 पार्ट ए के होने चाहिए, बी के लिए 7 पार्ट होने चाहिए और सी के लिए आपके 8 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 5, 7 और 8 यदि ये रेशियो हैं तो ये किसी सेम क्वांटिटी के होंगे ना, एक्स क्वांटिटी के, किसके होंगे ये सेम क्वांटिटी के होंगे, किसी एक्स क्वांटिटी के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5x + 7x + 8x = 4000। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देखिए यदि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो इस एग्जाम्पल को समझिए। ये एक केक है आपके पास, ठीक है, इस केक के बच्चों मैंने 3 पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, क्या पार्ट कर रखे हैं 3। अभी मुझे पता नहीं है कि इस केक का वेट कितना है, तो केक का मैं मान लेता हूँ कि जो वेट है वो x है। ठीक है, तो इसके जब मुझे 3 पार्ट करने हैं, यानी कि a⁻b⁻c, तो 3 हिस्सों में से बांटने के बाद जो ईच पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा x का कुछ पार्ट होगा ना, यानी x के प्रोपोर्शन में होगा ना वो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों पार्ट को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे किसके बराबर होंगे x के बराबर होंगे। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ कि अगर मैं इनके रेशियोज़ को ऐड कर देता हूँ 5x, 7x और 8x, तो ये मेरे कंप्लीट वैल्यू के बराबर होंगे। तो कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर मुझे कितनी दे रखी है 4000 रुपीज़ दे रखे हैं, और ये मुझे 3 लोगों के बीच में बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो इस शेयर को मैं ऐड करूँगा तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 और 7 12 और 8 कितना हो जाता है 20x = 4000। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी बच्चों,
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो देखिए ये x का वैल्यू आपको मिल चुका है। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो 5 जो a है उसको कितना पार्ट मिल रहा है 5x, और जो b है उसको बच्चों कितना मिल रहा है 7x, और जो c है उसको कितना मिल रहा है 8x। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपली आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a के लिए क्या हो जाएगा 5 × 200 इक्वल टू 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप b के लिए देखेंगे 7x, तो 7 × 200 तो ये 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से आप c का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 8 × 200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि a का वैल्यू 1000, b का वैल्यू कितना है बच्चों 1400, कितना है 1400, और c का वैल्यू कितना है 1600। तो आप कहेंगे यस, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पर मैच कर जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप ये सबकी समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट जो आपको रेशियोज़ दे रखे हैं, ठीक है, उसको x वैल्यू के साथ रख करके ऐड कर देना। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। इस लॉजिक को यदि आप ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इन अ रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7 इफ द एंटीसीडेंट इज 33 व्हाट इज द कंसिक्वेंट। देखिए मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी रेशियो होता है, मान के चलिए ये रेशियो दे रखा है a/b, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कंसिक्वेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिक्वेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है बच्चों आपका 3:7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/7। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो एंटीसीडेंट है, यानी कि यहाँ पर जो ये 3 है ये किसके इक्वल है, 33 के इक्वल है। तो आपको बताना है कि ये जो 7 है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यानी कि ये 7 किसके इक्वल होगा बच्चों, कंसीक्वेंट वैल्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कंसीक्वेंट। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। तो जो सेकंड वाली टर्म है वो क्या हो गई आपकी, कंसीक्वेंट हो गई। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कंसीक्वेंट है ये x है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 33 बाई क्या करेंगे हम, x रखेंगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 3/7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर रिलेशन बन के तैयार हो जाता है। अब ईजिली आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 × 7 इक्वल टू 3x। ठीक है, इतना ही तो मिलेगा। यहाँ से अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो 33 × 7 डिवाइडेड बाई 3 से 3 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू हो जाती है बच्चों 7 × 11 इक्वल टू 77। ये मेरा क्या है, x का वैल्यू है, और x क्या है यहाँ पर, कंसीक्वेंट है। क्या है, कंसीक्वेंट। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू दे रखा है, यस, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर मैच कर जाता है, और यही हमारा बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कई बार पूछे जा चुके भी हैं पिछले वर्षों में। तो आप इन सभी टर्मिनोलॉजी को लर्न करके जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्पीड ऑफ वन बस इज़ 80 km/h एंड अदर इज़ 60 km/h। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 बसेस। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा। इसमें एक बस की स्पीड दे रखी है आपको 80 km/h
और दूसरी बस की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों स्पीड का क्या पूछा आपसे, रेशियो पूछा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, क्या करना था आपको, रेशियो फाइंड आउट करना था। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे होगा कि मान लेते हैं बस फर्स्ट, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी 80 है जो दे रखी है, और बस सेकंड उसकी स्पीड कितनी है 60 है। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई हम, रेशियो में आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन में, वो क्या होता है, कंपैरिजन होता है टू क्वांटिटी का, और लेकिन वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो इसका यूनिट क्या है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर, और इसका यूनिट क्या है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि दोनों ही ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, यानी कि ये सेम क्वांटिटी है। अब समझ में आया आपको डेफिनेशन का क्या मतलब था। डेफिनेशन का मतलब यही था कि जब भी आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, स्पीड है, लेकिन सेम क्वांटिटी की सेम यूनिट भी होनी चाहिए। तो यूनिट इसका यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो जब हमारे पास ए और बी ये दो क्वांटिटी गिवन है और हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। कहा था ना मैंने डेफिनेशन में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही आपको करना है यहाँ पर। रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 4 टाइम्स और ये 2 से 3 टाइम्स, यानी कि 4/3। ये मेरा क्या हो जाता है, फ्रैक्शन मिल जाता है मुझे। ठीक है, किसका है ये, स्पीड्स का। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्पीड्स का फ्रैक्शन होता है ये एक रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप कहेंगे 4:3। ठीक है, तो जो बस की स्पीड का रेशियो है, स्पीड रेशियो है, वो क्या है बच्चों, 4:3 है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर दे रखा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसकी लैंग्वेज रीड कीजिए। द प्राइजेज ऑफ अ साइकिल एंड स्कूटर आर द रेशियो ऑफ 9:5। इफ साइकिल कॉस्ट्स ₹4,200 मोर देन अ स्कूटर, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर साइकिल और स्कूटर इन दोनों की प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, यानी कि साइकिल की कुछ कीमत होगी और स्कूटर की कुछ कीमत होगी, दोनों की प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है, 9:5 है। कितना है बच्चों, वो 9:5 है। तो ये कह रहा है कि इफ़ साइकिल कॉस्ट ₹4,200 मोर, तो साइकिल की जो कॉस्ट है वो 4,200 रुपये क्या है, ज़्यादा है, किससे, स्कूटर से। तो आपको बताना है कि स्कूटर का प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार क्या हो सकता है, बच्चे कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, क्यों, क्योंकि वो इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर देंगे। डेली लाइफ से कैसे, उनको तो साइकिल का प्राइस कम लगेगा ना, और स्कूटर का प्राइस ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ आपको अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो दे रखा है वैसे ही हम मान के चलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो साइकिल है उसका प्राइस ज़्यादा है, किससे, स्कूटर से। ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेली लाइफ में जो स्कूटर है उसका प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, किससे, साइकिल से। तो डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि जो आप जानते हैं हकीकत में उसको अलग रखिए, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में यही कंडीशन मान के चलेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साइकिल का जो प्राइस है वो ज़्यादा है स्कूटर से। कितना ज़्यादा है, ₹4,200। ठीक है, इतने रुपए से वो ज़्यादा है। तो बताना है आपको कि स्कूटर का प्राइस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई साइकिल का प्राइस x है और स्कूटर का प्राइस y है। ठीक है, तो इनकी प्राइस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, x/y, इनकी प्राइस का रेशियो हो जाएगा। और ये रेशियो किसके बराबर है, 9/5 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया आपका। एंड दूसरा इक्वेशन भी बन जाता है यहाँ पर। क्या कहता है वो
इसकी जो साइकिल है वो स्कूटर से कितना ज़्यादा है, 4200, यानी कि प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू ₹4200 प्लस प्राइस ऑफ स्कूटर। ठीक है, यही कंडीशन तो बनेगी भाई। तो यहाँ पर हमने साइकिल का प्राइस कितना माना है, एक्स बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, प्लस वाई, इसके हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दिया है कि साइकिल का प्राइस मैंने एक्स माना था तो एक्स रख दिया, 4200 एज इट इज़ रहेगा, और स्कूटर का प्राइस हमने वाई माना था तो यहाँ पर वाई रख दिया। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। इन दोनों इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट और सेकंड को, और यहाँ से एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना फर्स्ट वाले रिलेशन में। ठीक है, तो देखिए पुट करने पर हमें क्या मिलता है, x की जगह हम लिख सकते हैं दिस मच डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 9/5। ठीक है, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई दिस मच प्लस 5y। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में ध्यान रखना, इक्वल टू 9y, इतना हो जाएगा। अब इसको मैं इधर भेज दूंगा 5y को, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 9y माइनस 5y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4200। ठीक है, इनको सॉल्व करूँगा तो बच्चों यहाँ से 4y मिलेगा मुझे। ठीक है, कितना मिला, 4y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4200। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4 से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा 2, ना जाना 0, 20 हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा, 20 और ये 0। ठीक है, तो आपको जो y का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1050 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25, और ये 5। ठीक है, तो यानी कि 5250, ये क्या हो गया, y हो गया, और y हमारा क्या था, प्राइस था, किसका, स्कूटर का। तो आप कहेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का जो प्राइस है बच्चों वो क्या है, y, और y का वैल्यू क्या निकल के आया है, ₹5250। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, वेरी सिंपल। तो देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होप ये सबकी समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है आप उसी को मानेंगे, आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंडीशन है उसको यहाँ पर रिलेट मत करना। ठीक है, अगर आप ऐसे रिलेट करने लग गए कि स्कूटर का प्राइस ज़्यादा होता है, साइकिल का प्राइस कम होता है, तो हो सकता है आप इसका कैलकुलेशन गलत कर दें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि डेली लाइफ को आपको यहाँ पर रिलेट नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या यूज़ करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि साइकिल का प्राइस ज़्यादा है किससे, स्कूटर से। ठीक है, तो यही कंडीशन आप यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:2 सो डैट द रेशियो बिकम्स 2:5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कई करा चुका हूँ आपको। ठीक है, और इसमें बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3:2 कि 3:2 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कि ये मेरा एक नया रेशियो बन के आया और किसके बराबर हो, 2/5 के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि लेट x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसके न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। x को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो नया
इक्वेशन बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 3 में से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है और 2 में से भी आप क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक नया रेशियो बन के आता है ना, क्या बन जाता है वो, 2/5 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुआ है यही आपका मेन इक्वेशन है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे कि यहाँ जो x है उसका वैल्यू क्या निकल के आया है। ठीक है, ये आप सभी का क्या है बच्चों, होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:3। इफ़ देयर आर 480 बॉयज़ इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, उन दोनों के नंबर का यदि हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ नंबर, किसका नंबर, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो वो जो रेशियो है वो 4:3 है। अब आगे उन्होंने दे रखा है कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो कितने, 480 हैं। तो बताइए नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं सेम स्कूल में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको जस्ट इस रिलेशन को यूज़ कर लेना है जो यहाँ इन्होंने दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है बच्चों, x हैं। ये मैंने क्या किया, लेट का मतलब अज्यूम का मतलब मान लेना, मान लिया। तो कंडीशन क्या होगी कि भाई नंबर ऑफ़ बॉयज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 4:3। इतना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने वही लिखा है। लेकिन आगे उन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने बच्चों आपके, 480 हैं। क्या है आपके नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़, उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स से। नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको x मान के रखा है, तो मैं यहाँ पर x लिख सकता हूँ। ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 4:3। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन के तैयार हुआ है यही मेरा मेन इक्वेशन है। आगे तो बहुत आसान है, ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने पे ही आपको क्या मिलेगा, 3 × 480 इज इक्वल टू 4 × x। Therefore x इक्वल टू 3 × 480 डिवाइडेड बाई 4। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैं जब भी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनको जर्नली में सॉल्व नहीं करता। क्यों सॉल्व नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू आगे चल के कैंसिल होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इन्हें बिना सॉल्व किए ही रखना होता है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए और हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो आप भी अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व किया करिए। तो देखिए मैं 4 से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 1 2, ठीक है, 0। तो ये 120 टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर देगा। 3 का मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360। क्या हो जाएगा ये, 360। तो देखा आपने, यहाँ से जो x का वैल्यू है बच्चे वो क्या निकल के आता है, 360 निकल के आता है। और x मेरा क्या था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्या था मेरा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ठीक है, तो जो यही है मेरा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो मेरा मैच कर जाता है और यही हमारा बच्चे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको लैंग्वेज रीड करके इसको रेशियो की फॉर्म में फ्रेम करना था। ठीक है, रेशियो की फॉर्म लिखने के बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके, वहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था और बस वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो होप ये सबकी समझ में यहाँ तक लेक्चर आया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ a⁻b इक्वल टू 2⁻3, यानी कि a⁻b दे रखा है एंड b⁻c इक्वल टू 4�5, यानी कि b और c का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ a b c इज़ इक्वल टू, ठीक है,
ये a रेस टू बी रेस टू सी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या क्या है बच्चों, यहाँ गिवन है a रेस टू बी इक्वल टू 2 रेस टू 3, और दूसरा दे रखा है आपको b रेस टू सी इक्वल टू 4 रेस टू 5। ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप फेस कराएंगे तो आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना जिसका नाम मैं दे रहा हूँ कि ब्रिज कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है मैथ की टर्म में, लेकिन ये जस्ट आपके लिए क्या है, एक मेमोरी एड है। ठीक है, मेमोरी एड, मेमोरी एड का मतलब है याद रखने के लिए। ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक है बच्चों, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये याद करना कि सर ने कुछ एक ब्रिज कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए होता क्या है, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है a रेस टू b रेस टू c, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें दे क्या रखा है, a रेस टू b। ठीक है, और फिर इन्होंने दे रखा है b रेस टू c। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a रेस टू b की जगह लिख सकता हूँ 2 रेस टू 3, और फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 4 रेस टू 5। ठीक है, तो देखिए ये मेरा b रेस टू c है। ठीक है, और ये मेरा a रेस टू b है। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो, कि यार दोनों में b तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब मैं v का रेशियो देखता हूँ तो वो अलग अलग है। यहाँ ये 3 है और यहाँ ये क्या है, 4 है। ठीक है, तो देखिए ये एक ब्रिज है, मान लेते हैं ये ब्रिज 1 है, और ये दूसरा ब्रिज है यानी कि ब्रिज 2 है। तो आपको ये रोड क्या है, क्रॉस करना है, ये रोड आपको क्रॉस करना है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कि या तो आप बी को नीचे कर दीजिए, यहाँ ले आइए। ठीक है, तभी एक पूरा लाइन बन जाएगा और आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप बी को ऊपर ले जाइए। ठीक है, किसको, B2 को ऊपर ले जाइए, यानी कि तब भी ये एक पूरा ब्रिज बन जाएगा, तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ ब्रिज कॉन्सेप्ट। ब्रिज कॉन्सेप्ट, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसा मैथ की टर्म में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। क्या है ये, याद रखने के लिए ट्रिक है कि आपको क्या करना है, या तो B1 को B2 के बराबर लेके जाना है, या फिर B2 को B1 के बराबर लेके जाना है, जिससे कि आपका एक ब्रिज बन के तैयार हो जाए, यानी कि सीधा रोड बन जाए आपका। ठीक है, तो देखिए हम सीधा रोड इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इस वाली टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है भाई, B ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, तभी तो ये एक पूरा ब्रिज बन के तैयार होगा। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। क्या करूँगा मैं कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई 4 कर दूँगा। ठीक है, और नीचे वाले में मल्टीप्लाई 3 कर दूँगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखिए मुझे नया एक्सप्रेशन क्या मिलता है, 8 रेस टू 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, रेशियो का सिंबल रख देंगे, और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं नीचे वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए नीचे जब मैं 3 का 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, रेशियो रख दूँगा, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा ब्रिज था ये मैंने बराबर कर दिया ना, 12 को 12 के बराबर कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये a रेस टू b रेस टू c हो गया। a का वैल्यू यहाँ पर 8 है, b का वैल्यू 12 है, और c का वैल्यू कितना 15 है। तो ये आपका नया रेशियो मिल जाता है आपको। ठीक है बच्चों, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो देख लेते हैं, ऐसा कोई वैल्यू दे रखा है 8 रेस टू 12 रेस टू 15, तो आप कहेंगे यस, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर दे रखा है, और ये हमारा मैच कर जाता है। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही फॉर्म में लिखना जैसे मैंने लिखा है। आप यहाँ लिखेंगे a रेस टू b, और यहाँ लिखेंगे b रेस टू c। अब a रेस टू b की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देना 2 रेस टू 3, b रेस टू c की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 4 रेस टू 5। ठीक है, उसके बाद फिर ये याद करने वाली ट्रिक है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद करना ब्रिज कॉन्सेप्ट, कि यार ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या था।
ब्रिज कॉन्सेप्ट था कि या तो b को नीचे ले आओ और b 2 के बराबर कर दो, या फिर b 2 को ऊपर ले जाओ और b 1 के बराबर कर दो। ठीक है, यानी कि करना क्या था आपको, दोनों चीज़ों को बराबर करना था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ क्या है भाई, कि यहाँ b है और यहाँ भी b है, ये दो चीज़ हैं, लेकिन इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ तो ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है। इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, यही था मेरा ब्रिज कॉन्सेप्ट। इक्वल कैसे करूँगा कि भाई 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 हो जाता है, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 हो जाता है। तो यानी कि मुझे ऊपर वाली रेशियो में थ्रू आउट क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई, और नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 का। तो यहाँ से ये जो मेरा 12 बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेरा एक ब्रिज बन के तैयार हो जाता है। अब मैं ईजिली क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ इसको एक सीधा लाइन में। ठीक है, तो ये 8 रेज़ टू 12 रेज़ टू 15, यही आपका क्या हो जाता है, करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक सभी बच्चों की समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का। ये बच्चों इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, इफ़ a रेज़ टू b इक्वल टू 6 रेज़ टू 7 एंड b रेज़ टू c इक्वल टू 8 रेज़ टू 9 देन फाइंड द a रेज़ टू c। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले जो गिवन है वो है आपका a रेज़ टू b इक्वल टू 6 रेज़ टू 7, यानी कि a बाई b इक्वल टू 6/7 ये दे रखा है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, b रेज़ टू c इक्वल टू 8 रेज़ टू 9। तो इसको भी बच्चों में मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, b बाई सी इक्वल टू 8/9। ठीक है, इतना तो आपको दे रखा है। टू फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है बच्चों आपको a रेज़ टू c। इसका मतलब होता है a बाई सी आपको खोज के बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये। आपने देखा कि a बाई b और b बाई c, यदि यहाँ से b हटा दें और यहाँ से b हटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, a बाई सी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, हम क्या कर देते हैं, इस फर्स्ट रेशियो का और इस सेकंड रेशियो का क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a बाई बी मल्टीप्लाई b बाई सी। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, a बाई सी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन हमने बना लिया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो मैं कहूँगा a बाई बी का वैल्यू था 6/7 मल्टीप्लाई b बाई सी का वैल्यू क्या था, 8/9, क्या था 8/9। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 3 से सॉल्व हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 21। अब ये किसके बराबर है, ये है a बाई सी के बराबर। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं a रेज़ टू c इज इक्वल टू 16 रेशियो 21। ठीक है, ये आंसर आपका निकल के आता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है a रेज़ टू c, यस, आप कहेंगे जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर दे रखा है, ये मैच कर जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया मैं उनके लिए यहाँ पर इस लास्ट क्वेश्चन है तो इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेशियो तो आपको ये दे रखा है, दूसरा रेशियो ये दे रखा है, फाइंड आउट करना है ये रेशियो। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका आपको निकालना है। देखिए जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें या तो डिवीज़न करना होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि यार मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना इनको, मुझे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से b से b कैंसिल हो जा रहा है और मुझे जो मिल रहा है a बाई सी मिल रहा है। a बाई सी ही मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि मेरा यही क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट करना है, a बाई सी। ठीक है, तो बस वही किया मैंने, जो दो रेशियो दे रखे थे उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो मुझे यहाँ मिल जाता है मेरा आंसर कि a रेज़ टू c की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 16 रेज़ टू 21 होगी। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर सही बच्चों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।